हिंदी साहित्य में आज सुनिए नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी संदूक जी। नासिरा शर्मा हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। नासिरा शर्मा आधुनिक महिला साहित्यकारों में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनका जन्म 1948 में इलाहाबाद में हुआ। साहित्य उन्हें विरासत में मिला। फारसी भाषा व साहित्य में एमए करने के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, पश्तो भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ है। वो ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व सांस्कृतिक विषयों की विशेषज्ञ हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घर में बढ़ई को काम लगे महीना भर हो गया था। बुरादे की हल्की परतें पूरे घर के कोनों में छुप गई थीं। उसके रंधे से निकली लकड़ी की छीलन घुंघराली लटों की तरह रोज़ पूरे आंगन में गिरकर बिखर जाती थी, जिसको हवा अपने साथ उड़ाती रहती थी। घर जाने से पहले बढ़ई सारा कूड़ा बटोर कर अमरूद के पेड़ के नीचे इकट्ठा कर देता था। एक दिन बरामदे में बैठी माँ सब्जी काटते काटते एकाएक कह उठी कि ऐसा लगता है जैसे नाई की दुकान पर कटे बाल इकट्ठे हो गए हों। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मधु मच्छर भगाने के लिए शाम ढलने से पहले उसमें आग लगा देती थी। धुएं के बादल आंगन में अपने अंग अंग को इस तरह हवा के संग डुलाते कि लगता रेखाएं जैसे आपस में मिलकर वृत्ताकार नृत्य में व्यस्त हो गई हों। जब तक रोशनी रहती मैं धुएं को मचलते देखती रहती थी। माँ को मेरे यहाँ आए लगभग 2 हफ्ते का समय गुजर गया था। भाई को अमेरिका जाना पड़ा, सो माँ उसको विदा करके रामनगर से कलकत्ता आई थी। भाभी तो कभी माँ के साथ रही नहीं, इसलिए माँ को अकेलेपन का तो कोई भय न था। मगर हाँ, बेटा हमेशा के लिए देश छोड़कर चला गया, इसका दुख उन्हें गहरा था। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा उनके मरने पर भी नहीं आएगा। तभी उनके चेहरे पर विदाई के समय बड़ा विचित्र भाव था। पिता के देहांत के समय भी भैया मौजूद नहीं थे। मैंने ही उनकी चिता को मुखाग्नि दी थी। गैर कोई देता ये माँ को गवारा नहीं था, इसलिए बिरादरी और मित्रों के लड़कों के वहाँ होने के बावजूद ये काम मैंने स्वयं किया था। वातावरण ही नहीं, मेरे अंदर भी कुछ चिटका था, जिसकी दरारों से दुख के बावजूद एक ताज़ा हवा दाखिल हुई थी, जिसने रूढ़ी की घुटन को खत्म कर दिया था। इस नई परपाटी के प्रति भवें तनी थी। माँ ने धीमे से कहा था कि मैंने ज़िंदगी भर जब लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा, तो रमेश के न रहने पर यह कर्तव्य सुमन को ही निभाना चाहिए था। धीरे धीरे मेरे इस घर का एक एक कमरा लकड़ी की अलमारी से सजने लगा था। साथ ही साथ वार्निश का काम भी शुरू हो गया था, जिसके कारण स्प्रिट की महक हवा में बसी रहती थी। माँ का दिल अपने नॉर्मल साइज से बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें ऐसी गंध में सांस लेने में तकलीफ होती थी। उनकी परेशानी देखकर मैं पेंट करने वाले से हाथ जल्दी चलाने को कहती थी, ताकि काम लंबा ना खींचे। नया घर पिछली गर्मी में हमने खरीदा था। रमेश ने गोंडा का पुराना घर बेच दिया था। पिता और माताजी की मृत्यु के बाद उसमें कई बार ताला टूटकर बर्तन और पुस्तकों की चोरियां हुई थीं। रमेश को इस बात से बहुत तकलीफ थी, तो भी उसने ये कहकर पीड़ा को हल्का किया था कि बाकी सामान भी ज़रूरत के मुताबिक जोड़ ले जाएं तो मैं मकान बेच दूंगा। 10 कमरों का लंबा चौड़ा मकान आखिर एक दिन बड़े सस्ते दामों में बिक गया। अगर हम न बेचते तो रमेश का ख्याल था कि खाली पड़े घर में कहीं कोई उल्टा सीधा इंसान आकर रहने न लगे और बेकार में मुकदमा और अदालत के चक्कर न लगाने पड़ जाएं। दूसरे ये खतरा था कि कहीं कोई माफिया ना उल्टी सीधी हरकतों के लिए उस घर को अपना अड्डा बना ले, जैसी खबरें अखबारों में आ रही थीं। इसलिए दिल पर पत्थर रख रमेश ने पुरखों का मकान बेच डाला और ऑफिस व बैंक से थोड़ा बहुत कर्ज लेकर हमने ये ज़मीन खरीद कर मकान बनवा लिया था। बरसों बाद आसमान हमारे सिर पर था, जिसकी हर दशा का हमें पता होता। काली घटा, नीला धुला धुलाया और सफ़ेद बादलों के गुफों से सजा आसमान हमको हर ऋतु के हर दिन अपनी छब से लुभाता और रातों को तारों की बारात के साथ कंदील उठाए अमावस की रात का ज़मीन की आड़ में छुपते छुपते इंतज़ार करता। चांद की कलाएं नए नए रूपक गढ़, कभी मुखड़े, कभी रोटी, कभी होंठ में परिवर्तित हो मुझे शुरू शुरू में आधी रात तक जगाए रखती थी।
टिटहरी का चीखना और चकोर का पगलाना मुझे उन दिनों की याद में डुबो देता जब मैं बचपने से निकलकर जवानी में कदम रखने वाली थी। हम उम्र लड़कों को देखकर घबराना, नाक के नीचे पसीने का छलकना, आंखों का अकारण शर्माना, गले में फंसी आवाज़ का निकलना और कभी कभी सामने पड़ी चीज़ों का न दिखना भी उसमें शामिल था। मौसम की हर कैफियत को जीने से मेरी सारी थकान उतर जाती और सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से जब खुलती तो मन बिल्कुल तरोताज़ा रहता, दिमाग ठंडा ठंडा, जिसमें किसी तरह की चिंता की गांठ न लगी होती। तेरा चेहरा ही बदल गया सुमन इस घर में आकर, माँ ने दिल्ली आने के दूसरे दिन शाम की चाय पीते हुए कहा था। काम भी तो है माँ, थकान से ऐसा होगा, मैंने उनकी चिंता दूर करने के लिए कहा। नहीं री, थकन कहाँ, चेहरा तो जगमगा रहा है, तू पहले की तरह सुंदर लगने लगी है। माँ हंस पड़ी। आप भी माँ, मैं शर्मा कर बोली। सचमुच? माँ गंभीर हो गई। अब माँ से क्या कहती कि उस धुएं भरे इलाके ने मुझे 5 साल कैसे रुलाया था। घर में धूल की हल्की परत हरदम सामानों पर जमी रहती थी। कपड़े बाहर छूट जाएं गलती से तो सुबह उनमें काले काले कण जमे नजर आते थे। इस घर की साफ सुथरी फिजा ने मुझे और मेरी आत्मा को दम तोड़ने से बचा लिया था। रामगढ़ में बड़ा सा बचपन का घर, जिसमें 2 बड़े बड़े आंगन और ससुराल की हवेली। आदत तो बिगड़नी थी। शादी के बाद खासकर गर्मी के दिनों में उस तंग घर में पूरी रात बैठे बैठे गुजर जाती थी। घुटन सहते सहते मुझे लगने लगा कि जैसे मैं पिंजड़े में बंद मैना हूँ, तो तीलियों पर सिर रख कर किसी पल दम तोड़ देगी। उन दिनों की याद में इस तरह डूबी कि चाय पीना ही भूल गई। मन उदासी से भर उठा। क्या हुआ? माँ ने कुछ देर बाद पूछा। कुछ नहीं, मैं चौंकी। कर्जा तो उतर गया ना, फिर अब काहे की चिंता? माँ ने मुझे टटोला। चिंता? मैं हंस पड़ी। और नहीं तो क्या, माँ से कुछ छुपा रही है ना? नहीं माँ, इस घर में आकर मैं बहुत खुश हूँ। कर्जा पिछले महीने उतर गया तभी तो ये काम शुरू कराया है, वरना तो। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी कहूँ ये चमक तेरे चेहरे पर काहे की है? अब जाकर भेद खुला। माँ का चेहरा दमक उठा। पिता के मरने के बाद माँ से मेरा रिश्ता कुछ अलग तरह का बन गया था, जो माँ बेटी से ज़्यादा दोस्ताना था। उसमें वात्सल्य के साथ इंसानी हमदर्दी का पुट भी मौजूद था। हर बात को साझा करना, हर मुसीबत बांटना और सबसे बड़ी बात थी कि एक दूसरे को आदर देना। माँ का सम्मान करना तो मेरा कर्तव्य था। अगर माँ मुझसे जिस तरह का व्यवहार करती थी उसमें ऐसी बराबरी का एहसास देती कि मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती थी। हमारे बीच रिश्ते को ज़बरदस्ती जीने का बंधन नहीं था। तभी 15 साल की उम्र में जब हर तरह का आकर्षण अपनी तरफ खींचता है, तब मैं विवेक से भरी हर फिसलन से बच निकलती थी। माँ और मैंने दुख की लंबी रातें और संघर्ष के तपते दिन देखे थे। माँ जवान थी, विधवा को कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, मगर जवान विधवा के लिए अपना बचाव करना भी एक मुसीबत से कम नहीं होता है। एक तरफ अपने बदन की ज़रूरत का दमन, दूसरी तरफ भूखी मतलब परस्त आंखें जो सहायता के बहाने घूरती हैं, उन पर अंकुश लगाना अपनी जान जोखिम में डालना होता है। माँ के दिए ज्ञान अब मुझे साफ समझ में आते हैं। भैया पहले पढ़ाई के सिलसिले में, फिर नौकरी और बाद में शादी के चलते हमेशा माँ से दूर रहे। जब भी ज़रूरत होती तो मैं या माँ खुद उसको सुलझा लेती। उस समय मर्द के नाम पर दूर दूर तक भैया कहीं नज़र नहीं आते थे। बहुत से कठिन दिनों जो हमने अपने कंधों पर ढोए थे का आभास भी भैया को नहीं था। दुखड़ा रोना और जो गुजर चुका उसको बयान करना हम दोनों को बेकार लगता था, खासकर तब जब भैया भूले से भी ये नहीं पूछते थे कि माँ, पिता के बिना तुम्हें मेरी कमी तो खलती होगी। घर अकेला और शामें काटने को दौड़ती होंगी। पूरी रात तुम जब जाग कर गुजारती होगी तो सुबह स्कूल में पढ़ाती कैसे होगी। मेरी पढ़ाई का खर्चा, बिजली का बिल, मकान का टैक्स और सुमन के विवाह की जिम्मेदारी क्या अकेले तुम ही उठाओगी? मुझे नौकरी में लग जाने दो, फिर देखना मैं तुमको कैसा सुख देता हूँ। भैया ने माँ को सुख दुख दोनों में से एक भी चीज़ नहीं दी। संबंधों में एक दूरी के साथ जो ठंडापन धीरे धीरे करके आता गया, उसका अनुपात हमेशा माँ को पहले से ज़्यादा लगा और अब बिना कुछ सोचे भैया विदेश जा बसे। मन में ख्याल होगा कि सुमन तो माँ को संभाल ही लेगी। चलते हुए भी कोई वायदा, कोई वचन उन्होंने माँ को नहीं दिया था। माँ भी सहज संतुलित बनी रहीं।
अकेले में जाकर रोई जरूर होंगी, मगर ऊपर से उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनका मन पत्ते की तरह कांप रहा है और इस भरी पूरी दुनिया में एक बार फिर वो अकेली रह गई हैं। मगर भैया के जाने के बाद माँ ने वो मुखौटा उतार दिया। तरलता का भाव उनके चेहरे पर देखकर मुझे लगा था कि माँ से कहूँ वो रामगढ़ ना जाएं और मेरे साथ ही रहें। अपने मन की बात मैंने रमेश से कही थी। उसने भी कहा था अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, कहो तो मैं माँ से कहूँ। माँ को खुश देखकर मुझे लगा कि कल रात वाली बात मैं इस समय माँ से कह सकती हूँ। माँ का चेहरा गौर से देखा। आंखों में सो गए सपनों का धुंधलापन छाया लगा। सफ़ेद बालों में कहीं कहीं काले बाल अब भी चमक रहे थे। त्वचा में चिकनापन और ताजगी अभी भी बरकरार थी। माँ को देखकर लगता था जैसे वो अभी अभी मुँह धोकर आई हों। माँ ने यूँ मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो बोली, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? हाँ माँ, अब आप यहीं मेरे पास रहिए। इतना बड़ा घर है, उसमें हम दो अकेले रहते हैं, बच्चे तो छुट्टी में आते हैं। रहने का तो मन मेरा भी है, मगर उस घर को छोड़ते भी नहीं बनेगा। एकाएक सारे रिश्ते तोड़ मैं रामगढ़ से कलकत्ता आकर कैसे बस जाऊं? तो फिर माँ 2 माह वहाँ रहना, 10 माह मेरे पास रहना, कितना मज़ा आएगा। वाह क्या गणित है तेरा। माँ जोर से हंस पड़ी। बोलो ना, मैं हट पर आ गई थी। देखती हूँ। इतना कहकर माँ चुप हो गई। आंखें कहीं गहरी सोच में डूब गईं। जब हमारे बुरे दिन थे उस समय माँ और मैं बाजार जाकर घर की कीमती चीज़ें बेचते थे। भैया की फीस के रुपए बेचकर माँ लंबी सांस खींच लेती और संतोष से आंखें बंद कर हाथ जोड़ भगवान के चित्र के सामने माथा टेक देती थी। हमारे घर में पीतल और तांबे का बहुत सामान था। गगरे, थालियाँ, कटोरे, देगें, गिलास, जग और लुटिया जो अब इस्तेमाल में नहीं आती थी। कोठरी के कोने से उन्हें निकालकर माँ ने बोझ के हल्के होने का एहसास किया था। ग्रामोफोन, रेडियो, घड़ियाँ निकालते हुए भी माँ का दिल नहीं दुखा था, मगर जब उनके जेवरों की बारी आई तो माँ के चेहरे का रंग बदल जाता और आंखें नम हो जाती थीं। जिस जेवर को बेचना होता था वो उसको हाथ में लेकर बड़ी देर तक देखती रहती थीं, जैसे उसके बहाने वो अतीत में डूब जाती थीं कि कब कहाँ इसको पहना होगा। हरे रंग की छोटी सी संदूकची पर सुनहरे रंग की पट्टियां चारों तरफ खिंची थीं। उसका ताला खोलने पर कई खाने दिखते थे जिसमें बुंदे, टॉप्स, हार, कील, कड़े, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ होती। उसको उठाने से दूसरा खाना नजर आता जिसमें चांदी के जेवर रहते, कड़े, छल्ले, तोड़े और पाजेबे, क्लिप, चोटीबंद और कांटे। साथ ही चांदी की 1-1 किलो की 12 छड़ें थीं जो एक एक करके बिक गई थीं। मेरी शादी में माँ के काफ़ी जेवर मुझे देने में चले गए और भाभी को भी माँ ने 2 सेट दिए थे। माँ के पिता अर्थात मेरे नाना की सोने की दुकान थी। जब पिताजी से रिश्ता तय हुआ था तो दादी ने पूरे 100 तोला सोना मांगा था। पिता का घर मध्यम वर्गीय था। माँ बताती हैं तब ये मांग किसी को घर में अखरी नहीं थी, क्योंकि तेरे पिता जैसा लड़का इतने पर भी पापा को सस्ता लगा था, मगर जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा था। मगर आज लगता है कि तेरी दादी की दूरंदेशी मेरे कितने काम आ रही है, जो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा और सारी जिम्मेदारियां निपट गईं। माँ के गले में एक जंजीर और कानों में हीरे के टॉप्स रह गए थे। चलते समय माँ ने भैया की बेटी को वो भी पहना दिए थे। माँ की संदूकची का आखिरी जेवर बड़ी सी मटर माला थी जो पूनम के जन्म पर उन्होंने भाभी के गले में डाली थी। अपनी तनख्वाह से खरीदा टॉप्स और जंजीर भी शायद माँ ने ये सोच कर दिया था कि वो अपनी इकलौती पोती के ब्याह के अवसर पर पहले से दे रही हैं, क्योंकि उन्हें बेटे के वापस लौटने की ना आशा है ना अपने वहाँ जाने की कोई चाह। सो अपना आखिरी कर्तव्य भी उन्होंने निभा दिया। माँ के चेहरे पर उस समय कितनी आभा थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि माँ लगातार भैया को कुछ ना कुछ देती हुई अंत तक थकी नहीं, मगर भैया, उन्हें क्या कभी कुछ महसूस नहीं हुआ? माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। बिस्तर से उठकर गई। शादी के बाद जब मैं रामगढ़ गई थी, एक रात मेरी आँख खुल गई तो देखा माँ के दरवाजे पर मैं जाकर छिटक गई। माँ अपने जेवर की खाली संदूकची खोले बैठी थीं। उसके खाली खानों में हाथ फेरती थीं, फिर ऊपर का हिस्सा उठा नीचे हाथ से कुछ टटोलती थीं, फिर ऊपर का हिस्सा रख ढक्कन की जेब में रखी जेवरों की सूची और रसीदें खोलकर उन्हें देखती और फिर मोड़कर उन्हें रख देती। उनके चेहरे पर जबरदस्त पीड़ा का जाल बिछा हुआ था।
जब सतलड़ा बेचने गई थी तब उन्होंने धीरे से कहा था कि ये मेरी परनानी की निशानी है जो घर की लड़की को देने की परंपरा थी। माँ ने मुझे देते हुए कहा था कि ये तुम्हें बेचने के लिए दे रही हूँ, मगर है ये तुम्हारी बेटी की अमानत। आज मजबूरी ना होती तो मैं तेरी ये अमानत कभी न बेचती। माँ के दुख को उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया था। कमरे में लौटकर तकिए में मुंह धंसाकर मैं बिलख बिलख कर रोई थी। माँ का करुणा से भरा इतना कमज़ोर और बेचारा चेहरा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आखिरी जेवर के बाद ही माँ ने एक स्कूल में नौकरी की थी। सिलाई टीचर बन गई थी। वो भी शायद इसलिए हो पाया था कि उस कॉलेज की नई प्रिंसिपल पिताजी की मित्र की पत्नी थी। उनसे माँ का ये हाल देखा नहीं गया था। नौकरी के 1-2 माह बाद ही माँ का थका चेहरा बहाल होने लगा था। उनमें अब अलग तरह का विश्वास जाग गया था। अक्सर जब हम साथ लेटते तो माँ करवटें बदलते बदलते अंधेरे में कह उठती, सुमन, मुझे पता होता कि नौकरी मिल जाएगी तो मैं वो सतलड़ा कभी न बेचती। भूल जाओ माँ, असली जेवर तो औरत की शक्ति होती है। तुम क्यों दुखी होती हो? वो भारी सा जेवर मैं कहाँ पहन कर जाती? वो बिका तो भैया ने डिग्री भी तो पाली, जिसके कारण इतनी बड़ी नौकरी मिली उन्हें। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने उसका सही इस्तेमाल किया। कहती तो सुमन तू ठीक है, मगर कभी कभी मन दुखता है कि तेरी नानी ने अपना वो हार तुझे देने की बात की थी। मैं उनकी बात ना रख पाई, मगर तू ठीक कहती है, असली जेवर और सजावट इंसान की विद्या होती है। वो तो है माँ। इतना कहकर मैं चुप हो जाती। कमरे में खामोशी छा जाती और हम दोनों ख्यालों में भटकते भटकते सो जाते। माँ को रमेश ने रोक लिया था। उनका कमरा भी मैंने अलग कर उसमें चीज़ें सजा दी थी। वो अक्सर रात को बेचैन रहती, कमरे में उठकर टहलती। ये देखकर मैंने उनसे पूछा, माँ तुम्हें क्या बेचैनी है? क्या रामगढ़ याद आ रहा है? नहीं नहीं, बस यूं ही। फिर भी किसी चीज़ की कमी हो तो बोलो ना। मेरी अलमारी में एक सेफ बनवा दो। सेफ? क्या रखोगी माँ उसमें? मुझे हंसी आ गई। अच्छा रहने दो। उनके चेहरे पर सुरमई सी छाया तैर गई। ठीक है, मैं कहकर उठ गई। दूसरे दिन बढ़ई जो उनके कमरे की अलमारी बना रहा था, उससे मैंने एक ताले वाला दराज बनाने को कह दिया। वो भी पूरा आर्टिस्ट आदमी था। उस दराज के अंदर एक चोरखाना बना दिया। ताला खोलकर दराज खींचने पर एक खाना दिखता था, मगर पतली पट्टी आगे खींचने पर एक खाना और नज़र आता था। माँ उसकी कला देखकर बेहद खुश हुई और इनाम में उसको 50 रुपये दिए। उनकी खुशी देखकर मेरा मन हल्का हो गया। घर पूरा सज गया। सामान सिमट कर अलमारियों में पहुंच गया था। बड़े दिन की छुट्टियां करीब थीं। दोनों बेटियां पूरे 1 माह के लिए घर आने वाली थीं। माँ उनका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। उन्हीं की बातें हम जब दोपहर में अकेले होते तो आपस में करते थे। माँ मेरे बचपन की बातें भी मज़ा ले लेकर सुनाती थीं। हमारा ये रिश्ता देखकर रमेश को बड़ा अचंभा होता था। वो अपनी माँ और बहन का रिश्ता बताते थे कि वो कितना औपचारिक और रौब वाला था। गप्पें, और वो भी माँ से, मारने की हिम्मत हम में से किसी को नहीं थी। पापा तो खैर दौरे पर रहते थे। वो अतिथि की तरह आते, माँ उनकी सेवा सत्कार करती और फिर हम बिना किसी नेतृत्व के अपनी पढ़ाई करते रहते थे। क्योंकि दादा दादी बूढ़े और बीमार थे, पापा उन्हें शहर शहर लेकर नहीं घूम सकते थे। माँ भी सास ससुर के कारण गोंडे में पूरी उम्र गुजारने के लिए मजबूर थी। रमेश का खानदानी बयान मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। मेरा भी रहना माँ और पापा के साथ ज़्यादा दिन नहीं हो पाया था। ननदें अमेरिका में थीं, कभी कभार का मिलना जुलना हो पाता था। उसमें कोई किसी को कितना जान सकता है। ऋचा और प्राची कलकत्ता पहुंच गईं। नानी को घर आया देखकर इतना खुश हुई कि वहीं उनके कमरे में रात को सोने लगीं। तीनों की हंसी देर रात तक गूंजती रहती थी। माँ की सेहत में बहुत फर्क आ गया था। आंखों की गहरी उदासी अब चमक में बदल गई थी। खाना भी शौक से खाने लगी थी। मुझे भी अपना घर बहुत भरा पूरा लगता। रौनक, खुशी, संतोष सभी कुछ था। रमेश भी घर जल्दी लौटने लगे थे। खूब हंसी मजाक होता, फिल्में देखी जाती, बाजार घूमा जाता। मन हरदम उमंग से भरा रहता था। नवासियों ने अपनी नानी से वायदा ले लिया था कि वो लौट कर रामगढ़ नहीं जाएंगी। माँ ने भी कह दिया था कि वो कुछ दिन और ठहर जाएंगी। इसी बीच रमेश की दूर की चाची आ गईं, जिनके आने से घर का माहौल बदल गया। वो हरदम लड़कियों को ज़्यादा हंसने और ज़ोर ज़ोर से अंग्रेजी में बहस करने के लिए टोकती थीं। ऋचा और प्राची उनके आने से बोर हो गई थीं।
अब उनका समय किसी नॉवल को पढ़ने या सोने में गुजरता था। रमेश का मुंह भी सूजा रहता। चाची से तो बोल नहीं पाते थे, उल्टा मुझसे भिड़ जाते थे। कई बार चाची ने माँ पर भी तानाकशी की, जिससे लड़कियां तनतना उठीं और रमेश आहत हुए। मुझे लगा माँ का वापस जाना ही ठीक रहेगा, वरना बेकार की कड़वाहट घर के वातावरण में घुल जाएगी। माँ कह भी रही थी कि घर छोड़े कई माह हो गए हैं। मामी का भी खत आया था कि वो अपने गांव जाना चाहती हैं, वहाँ पर फसल पकने के दिन हैं, सारा इंतज़ाम और देख रेख करनी होगी। माँ कुछ दिन और ठहर जाएं, जब लड़कियाँ जाएंगी तो आपका भी टिकट करवा दूंगा। वो तो ठीक है, मगर बेटा, सावित्री भाभी अब ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगी, उन्हें भी गांव जाना है। मैं फिर आऊँगी। रमेश ने मन मारकर माँ का टिकट ला दिया। पता नहीं क्यों मुझे माँ के जाने का दुख उतना नहीं हो रहा था जितना ये संतोष कि माँ बिना किसी कड़वाहट को लिए रामगढ़ लौट रही हैं। चाची ने बोलियां तो कई मारी थीं, जिसकी कोई नोटिस किसी ने नहीं ली थी। चाची का सारा आक्रोश हमारे घर को देखकर था। बार बार यही कहती थी कि देखो, चुन्नू कुछ नहीं कर पाया और छोटे भाई ने बंगला बनवा लिया। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी जब रमेश से पूछा, क्यों रे नन्नू, तेरी ऊपर की आमदनी कितनी है? 1 लाख चाची, जलकर रमेश बोले। दैया रे दैया, 1 लाख रुपया? इन सब का क्या करते हो भला? चाची की आंखें फट गईं। खर्च करते हैं, सोने और चांदी वाला खाना खाते हैं। आपके ख्याल से सादा खाना आजकल बन रहा है ताकि आपका पेट खराब हो जाए। आपको आदत नहीं है ना? चाची मुंह खोल कर रमेश को ताकती रहीं। फिर जैसे चौंक कर उन्होंने सबके चेहरे पर नाचती मुस्कान देखी तो तमक कर बोली, हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं चाची, रमेश ने कहा और उठकर चले गए। माँ का बकस ठीक हो गया था। गाड़ी रात की थी। दोपहर से ही माँ का हॉल समाया हुआ था। सफ़र करने से वो बहुत घबराती थी। शाम को जाने क्या हुआ, उनका बाथरूम में पैर फिसल गया और पैर की हड्डी टूट गई। ऋचा का कहना था कि बाथरूम की ज़मीन पर साबुन पड़ा था। शाम को चाची ने कपड़ा धुलवाने को निकाला था। महाराजे ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ऋचा ने उसको टोका भी था कि गिरा साबुन साफ कर दे। रमेश का ताव के मारे बुरा हाल था। महाराजन को काम से खड़े खड़े निकालने वाले थे, मगर वो पैर पर गिरकर रोने लगी तो रमेश खून के घूंट पीकर रह गए। अब उनको चाची का रहना अखर रहा था। घर का सुंदर माहौल बिगड़ ही चुका था। अब ऊपर से नई मुसीबत थी जो सिर पर आन पड़ी थी। माँ का उठना बैठना मुहाल था। जो सेहत बनी थी वो एकाएक गिर गई। पहली बार मुझे बेहद निराश लगी वो। मेरे मन में झुंझलाहट भरी थी, मगर उसका इजहार मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाची तो जरूर थी, मगर ससुराल तो आखिर ससुराल होती है। माँ का टिकट लौट गया। माँ की बीमारी सुनकर सावित्री मामी दूसरे सप्ताह कलकत्ता पहुँच गईं और माँ की सेवा की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पर ले ली। घर का माहौल बदला। मामी और चाची में खूब पड़ती थी। देहात की बातें, रस्में, पकवान, बीमारी, रिश्तेदारी का पुराण खोलकर दोनों घंटों बातें करती रहती थीं। अब तो ये भी होने लगा कि दोनों व्रत रखती, बिना नमक के तले आलू और मीठी चाय पीती और शाम को बड़े मन से आरती गाती थी। माँ अपने कमरे में चुपचाप लेटी होती या फिर अपने सिरहाने लगी अलमारी को खोलकर उसमें बने सेफ को खोलती और फिर कुछ रखती निकालती रहती थी। इस बात की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। न बेटियों ने कोई तवज्जो दी थी। चाची ने कई बार कटाक्ष किया था, क्यों जी ऋचा, तुम्हारी नानी अलमारी में हरदम क्या रखती उठाती हैं, वो भी आधी रात को? आपसे क्या, ऋचा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो घर अपने बेटे का है, लड़की का नहीं जो जवान सी के बैठे हैं। हमारा तो अधिकार बनता है कि हम अपने बेटे के घर के बारे में कुछ कहें, सुने। अरे दीदी इधर आना। मामी की आवाज़ सुन चाची रसोई की तरफ चली गईं और बात आगे बढ़ नहीं पाई। ऋचा और प्राची की छुट्टियां बीत गई थीं। उनके साथ ले जाने के लिए मैं सुबह से मामी के साथ लड्डू, मठरी, गुजिया बनाने में लगी थी। चाची भी हाथ बटा रही थी। चाची मामी किसी पुराने गीत को लेकर उसकी धुन को याद कर रही थीं। कभी चाची गुनगुनाती तो कभी मामी। आखिर उन्हें वो लोकगीत याद आ गया। लड्डू बनाते हुए चाची लय से गाती रहीं, मामी भी तान उठाती रहीं। उनकी जोड़ी को देखकर रमेश ने मुझसे कहा, चाची की मामी से बहुत छन रही है, मगर माँ से ये खफा खफा रहती हैं। पता नहीं, ये तो मन की बात है, जिससे मिल जाए। अच्छा, आज रात बेटियां जा रही हैं, परसों का मामी का टिकट है। सोचता हूँ चाची का भी 2-3 दिन बाद का करवा दूँ। उनकी मर्जी पर है, ज़बरदस्ती थोड़ी उनको गांव वापस भेजा जा सकता है। वो बुरा मान जाएंगी। मैं पूछ लूँगा।
ठीक है। मैं इतना कहकर बेटियों के कमरे में जाकर उनका सामान अटैची में लगाने लगी। मम्मी, मुझे ज़्यादा रुपए देना जेब खर्च में, इस बार 3 बर्थडे पड़ रहे हैं, मुझे प्रेजेंट्स खरीदने होंगे, प्राची ने कहा। कार्ड दे दो जैसे उन्होंने तुमको दिया था, ऋचा ने चिढ़कर कहा। नहीं, बुरा लगेगा, प्राची बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी, इसको कहो कि उन चालाक लड़कियों का साथ छोड़ दे, मुझे तो बहुत लालची लगती हैं, ऋचा बोली। मेरी रूममेट्स हैं, मैं कैसे उन्हें इग्नोर कर सकती हूँ? तुम जितना डरोगी वे तुमको उतना ही डराएंगी, समझी? कहती तो तुम ठीक हो, मगर देने दो गिफ्ट उसको, मैंने धीरे से कहा। लड़कियां जाने को तैयार हैं? चाची ने कमरे में घुसते हुए पूछा। जी चाची, मैं बोली। पराई जगह भेजते तुमको डर नहीं लगता बहू? डर? डर कैसा? प्राची ताज्जुब से बोली। भेड़िया, शेर, चीता वहाँ सब है चाची, ऋचा ने कहा। जंगल है क्या? हाँ, पहाड़ी पर बर्फ, जंगल में जानवर, डर के मारे हाल बुरा रहता है। राम राम, नन्नू काहे लड़की जात को ऐसी भयानक जगह भेजता है? अरे चाची, लड़कियां हैं, शरारत कर रही हैं, वहाँ तो बेहतरीन इंतज़ाम है। मुझे हंसी आ गई। ससुराल जाकर सास के कान काटेंगी? मैं ठहरी देहातिन, ऊपर से चाची इनकी बातों का बुरा नहीं मानती, मगर सास नंदे मजाक मजाक में नाको चने चबवा देंगी, चाची रूठ कर बोली। वो तो हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, प्राची ने कहा, और उस पर ऋचा जोर से हंस पड़ी। क्या हुआ ऐसा जो तुम मुंह फाड़ कर हंस रही हो लल्ली? चाची ने हैरत से पूछा। बच्चियां हैं, इनके हंसने खाने के दिन हैं, आप इनकी तरफ ध्यान न दें, कहती हुई बाहर आ गई और माँ के कमरे में गई। माँ अपनी लकड़ी का सेफ खोलकर कुछ रख रही थी। जाने की आहट सुनकर उन्होंने तेजी से दराज बंद कर ताला लगाया। जब तक मैं कमरे में दाखिल हो चुकी थी, माँ के चेहरे पर आई घबराहट मुझे देखकर शांत मुस्कुराहट में बदल गई। उनकी आंखों में प्यार उमड़ा। मैं उनके पास बैठ गई। ऋचा और प्राची का सामान ठीक कर रही थी। बड़ी प्यारी बेटियां हैं, भगवान उन्हें घर भी ऐसा दे कि वो बहू रानियां बनकर राज करें। हाँ माँ, अब 1-2 साल की बात है, एमए करते ही ऋचा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देंगे। देखना, तुम्हें लड़के ढूंढने नहीं पड़ेंगे, घर बैठे तुम्हें दामाद मिलेंगे। माँ हंस पड़ी। चाची ने जो दिमागी झुंझलाहट दी थी, माँ की कोमल भावनाओं ने जैसे काफूर कर दी। इसी बीच मामी भी कमरे में माँ के लिए मौसमी के जूस का गिलास ले आईं और पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर माँ को मनोहार करके पिलाने लगीं। माँ और मामी का प्यार देखकर मैं सोच रही थी कि ये जुड़ाव मेरे और भैया की पत्नी के बीच किसी स्तर पर नहीं बन पाया था। मुंह से भाभी की जगह हमेशा उनका नाम निकलता था, जिसको बराबर रोकना पड़ता था। दरअसल वो मेरी क्लास फेलो रह चुकी थी। 10वीं के बाद उनके पिता का ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो हमें तब दिखी जब भैया ने बताया कि उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है और वो उसको माँ से मिलवाना चाहते हैं। स्कूल के दिनों में हमारे बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं बना था। वही ठंडापन प्रीति ने बाद में भी माँ और मेरे साथ निभाया। मामी का कहना था कि वो भैया का बर्ताव देखकर हमारी नहीं बन पाई, वरना लड़की बुरी नहीं है। प्रीति ने भी जब माँ से नहीं निभाई तो माँ की तरफदारी में आसपास वालों ने भी बहू जैसा लाड़ दुलार का दिखावा नहीं किया। सब कुछ किनारे लगते लगते हमसे दूर हो गया। यहाँ तक कि तीज त्योहार में भी वो नहीं आती और ना ही कोई कार्ड पत्र डालती। फ़ोन पर कभी कभार बात हो जाती थी। बेटी, अब मैं जाना चाहूँगी, बिट्टो को देख लिया, मन को चैन पड़ गया, मामी ने कहा और जूठा गिलास लेकर कमरे से बाहर चली गई। मामी का परसों का टिकट कराया है, सब एक एक करके जा रहे हैं, घर बिल्कुल खाली खाली लगेगा। अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, इस प्लास्टर ने तो मुझे बांध लिया है, इतना कहकर माँ ने गहरी सांस भरी। सुमन, रमेश की आवाज़ सुनकर मैं कमरे से निकली। क्या हुआ, क्यों पुकार रहे थे? रमेश बीच में मिल गए। ये प्राची और ऋचा के लिए कुछ लाया था, देखो कैसा है। बहुत ही सुंदर ओढ़नी है, मैंने लिफाफे से कपड़ा निकाल कर देखते हुए कहा। खाना जल्दी लगवा देना ताकि आराम से स्टेशन जाना हो, वरना पहली बार की तरह दौड़कर गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। रमेश इतना कहकर लॉन की तरफ चले गए। लड़कियों के जाने के बाद इस घर में सिर्फ चाची के कड़वे कटाक्ष चलेंगे, कभी माँ को लेकर, कभी घर को लेकर। अभी तो मामी हैं जो चाची की कड़वाहट को कम कर देती हैं, वो भी परसों चली जाएंगी। लड़कियां चाची के साथ शरारतें कर वातावरण को हल्का बना देती थीं, जिससे घुटन का एहसास कम हो जाता था। मगर अब मुझे ही कुछ करना होगा। शायद रमेश ठीक ही कहते हैं कि सही समय है, चाची को अपने घर लौट जाना चाहिए।
वरना हमारी खुशियाँ दम तोड़ देंगी। खाना लगाते हुए बेटियों को ट्रेन में बिठा गीली आंखों को रुमाल से पोंछते हुए मेरा ध्यान भटकता रहा कि माँ को कैसे उदासी की गर्त में गिरने से बचाऊं। उनका खिला चेहरा मुरझाने लगा था। वे अपने को बोझिल समझने लगी थीं। रामगढ़ को दिन में कई बार किसी न किसी बहाने से याद करने लगी थीं। घर लौटते हुए मैंने रमेश से कहा, क्यों ना चाची का टिकट मामी के साथ ही करवा दिया जाए, दोनों का साथ भी रहेगा और हमें भी चिंता नहीं रहेगी। बात तो ठीक है, मैं कल ही रिजर्वेशन करवाता हूँ। मामी को जब पता चला कि उनका टिकट अब 4 दिन बाद का हुआ है तो वो कुछ उदास हो गई, मगर ऊपर से खुशी दिखाकर बोली, अच्छा है हम दोनों साथ जाएंगे, एक से भले दो। क्यों नन्नू, इतनी जल्दी क्या थी टिकट करवाने की? चाची अलबत्ता भवें से कोड़कर बोली। हम तो चाहते थे कि आप लंबा रुकें, मगर राजेंद्र का फ़ोन आया था। उसकी बातों से लगा कि वो आपको बुलाना चाह रहा है, तभी मैंने टिकट करवा दिया। चलो ठीक है, राजेंद्र की माँ की कदर तो हुई। बहू रानी का भी दिमाग सही हो गया होगा जब 3 बच्चों के साथ गृहस्थी का सारा बोझ उठाना पड़ा होगा। अरे सारे दिन का खटराक था। चाची काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रही थी। रात को जाने कैसे मेरी आँख खुल गई। लगा कोई गुस्से में बोल रहा है। नींद में समझ में नहीं आया। लगा कि पड़ोस में टीवी चल रहा है। कुछ देर बाद मेरी पलक झपक गई। सुबह उठी तो देखा माँ की आंखें फूली हैं, लाल भी हो रही हैं, जैसे रोई हों। मामी ने नाश्ते के बाद बताया कि रात चाची माँ के कमरे में झांक रही थी। मामी ने जो करवट बदली तो छाया देखकर डर गई, समझी कि कोई चोर है। उठकर बत्ती जलाई तो देखा चाची हैं। पूछने पर बोली, ये सुमन की माँ इस अलमारी में क्या रखती हैं जो पूरी रात इसकी चौकसी चलती है? कभी इसको खोलती हैं तो कभी बंद करती हैं। मैं कई बार देख चुकी हूँ और अब मुझे शक पड़ गया है कि इसमें कोई कीमती चीज़ छुपा रखी है, तभी इनको रात भर नींद नहीं आती है। ज़रा खुलवाना तो, मैं भी तो देखूं सामान इनका है या नन्नू का। बस बस बहन जी, आगे एक शब्द भी ना कहना, वरना अच्छा ना होगा। अच्छा हो या बुरा, मगर मैं इस दराज को देख कर रहूँगी कि आखिर इसमें रखा क्या है। मामी के सख्ती से मना करने पर चाची अपने कमरे में चली गईं, मगर माँ इन बातों की ताब ना ला सकीं और जी भर कर रोईं। उनके साथ मामी भी सारी रात जागी। अब उनके सिर में दर्द था। माँ को तेज़ बुखार था, वो नीम बेहोश सी थी। डॉक्टर को बुलाया। मन कई तरह के अंदेशों से धड़क रहा था। जो माँ कभी भी टूटी नहीं थी, वो आज बेकार की स्थिति में पड़कर बिखर रही थी। माँ की कमज़ोर काया देखकर अंदर ही अंदर रुदन फूट रहा था, जिसको बरबस मैंने रोक रखा था। मेरे रोने और जबान खोलने का मतलब था कि एक बड़ा महाभारत। चाची के कई कांड पूरे गांव मोहल्ले ने देख रखे थे, सभी उनसे डरते थे। माँ की हालत बिगड़ती गई। चोट दिल पर लगी थी, उसकी दवा डॉक्टर के पास नहीं थी। मामी और चाची का टिकट लौटा दिया गया। ऐसे मौके पर ज़बरदस्ती चाची को भेजा भी तो नहीं जा सकता था। मामी तो हारी हारी लगती थी। चाची 1-2 दिन चुप रहीं, फिर वही कटाक्ष घर की दीवारों से टकराने लगे। बीमारी में नन्नू पैसा पानी की तरह बहा रहा है। अरे बहू, अपने भाई को फ़ोन क्यों नहीं करती कि आकर माँ को लिवा जाए? अमेरिका में तो बढ़िया इलाज होता होगा, ऊपर से बहू सेवा भी करेगी तुम्हारी माँ की। क्यों बहन जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तबीयत जरा संभले बिट्टू की तो मैं इसको लेकर खुद ही रामगढ़ चली जाऊंगी, फिर लंदन अमेरिका जहाँ जाना होगा जाएगी। बड़े तेवर से मामी ने चाची को जवाब दिया, मगर उस वाक्य ने मेरे दिल को 2 फांक कर दिया। बहुत रोकने पर भी आंखें छलक आईं, जिसको देखकर चाची बोली, ये कैसी बदशगुनी है, अभी माँ मरी थोड़ी है बहू। बस चाची जी बस। जाने कहाँ से रमेश टपक पड़े और तेज स्वर में उन्होंने चाची को डांटा। चाची क्रोध से भरी अपने कमरे की तरफ मुड़ी। रहने दो भैया, इतना कहकर मामी माँ के कमरे में चली गईं और मैं वहीं खाने की मेज पर सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मन कह रहा था कि माँ अब नहीं बचेंगी। इन कटाक्षों से उनका घायल दिल अब दम तोड़ देगा। अपने को कोस रही थी कि आखिर क्यों मैंने माँ को रोका। अपने को संभालो सुमी। रमेश मेरे सिर को सहला रहे थे। उनका गला भर आया था। मेरा बांध टूट चुका था, जिसके बहाव को रोकना अब मेरे वश में नहीं था। मैं उनका रिजर्वेशन करवाता हूँ। अब उनको एक पल भी मैं यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। इस घर को उन्होंने अपना घर बनाकर रख दिया है। रमेश ने जैसे अपने से कहा और मुझे उठाकर कमरे में ले गए। बिस्तर पर लिटाकर बड़ी देर तक मुझे थपकते रहे। सुबकते सुबकते जाने मैं कब सो गई। सपने में रामगढ़ वाला घर देखा जो अंधेरे में डूबा था।
जहाँ माँ को ढूंढती मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में हाथ में मोमबत्ती लिए घूम रही थी, मगर माँ का कहीं पता नहीं था। मैं रुआसी हो उठी और जोर से पुकार उठी, माँ। क्या हुआ सुमन? मामी मेरे चेहरे पर झुकी हुई थी। माँ कहाँ है मामी, माँ, मैं बेचैन होकर बोली। सपना देखा क्या? मामी ने मेरा माथा हल्के से दबाया। शायद। बिट्टो ठीक हो जाएगी, तुम ज़्यादा परेशान हो रही हो। मामूली बुखार है, कल परसों तक उतर जाएगा। चाची कहाँ हैं? पूजा कर रही हैं। अब उठो, नहा लो, मैं चाय बनाती हूँ। मामी ने मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा। उनका हाथ सीने पर लगाकर फिर फपक पड़ी मैं। मामी ने मुझे लिपटाया, दुलारा। पता नहीं क्यों मेरा विश्वास डिग गया था। मन में शंका थी कि माँ अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। दोपहर में डॉक्टर को फिर बुलाना पड़ा, क्योंकि माँ पुकारने पर भी बोलती ना थीं। उनकी पलकें हिलकर रह जाती थीं, सांसें बहुत धीमी आ जा रही थीं। डॉक्टर ने मामी से कहा था कि माँ तभी ठीक होंगी जब उनमें जीने की तमन्ना हो। वो अपनी विल पावर खो चुकी हैं और अपने को मौत के हवाले करना चाहती हैं। दवा खाएंगी नहीं तो मैं इंजेक्शन द्वारा ज़रूरत की हर दवा बदन में पहुंचा नहीं सकता। अब आप ही लोग किसी तरह मनोवैज्ञानिक तरीका प्रयोग करें। कुछ विशेष रुचि के गीत संगीत, कोई प्यारा रिश्तेदार, या फिर जो कुछ उन्हें अच्छा लगता हो। मैंने सब कुछ सुनकर भैया को फ़ोन किया था। वो यूरोप घूमने सपरिवार निकले थे। उनके ऑफिस से पता चला। आशा का अंतिम दीप भी बुझ गया। मेरे आंसू थम गए, दिल संभल गया। माँ को मैं मौत के मुंह से निकालूंगी। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो इस तरह निराशा के गर्त में नहीं डूब सकती हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चाची ने मामी से कहना शुरू कर दिया कि अब सुमन की माँ को ज़मीन पर लिटा देना चाहिए, इनका अंतिम समय है। मामी उनके इस कठोर व्यवहार से रोष में भर गई। बोली तो कुछ नहीं, मगर चाची से बात करना छोड़ दिया। रमेश के लाख कोशिश करने पर रिजर्वेशन नहीं मिला। चपरासी ने बेवकूफ़ी में पहले वाला टिकट रिजर्वेशन की स्थिति को जाने बिना पहले लौटा दिया था और अब 15 दिन तक कोई बर्थ खाली नहीं थी। रमेश कुढ़कर रह गए। माँ का हाल वैसा ही था। वो बेदम नीम बेहोश सी बिस्तर पर सांसें ले रही थीं। चाची जब तब कमरे के दरवाजे पर पड़ा पर्दा हटाकर झांक लेती और होठों में बुदबुदाती, राम राम। रमेश मुझे संभालने और मेरी दिलजोई करने में कोई कमी नहीं दिखा रहे थे, मगर मेरी व्याकुलता कहीं भी मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। गले में कौर उतरना मुश्किल होता था। खाने पीने की इच्छा मरसी गई थी। यही हाल मामी का था। रमेश भी मुंह जूठा कर देते थे ताकि माहौल संभरा रहे, मगर मैं जानती थी कि वो भी माँ का ये हाल देखकर निराश हो चुके हैं। अक्सर मैं अकेले आंगन में बैठकर सोचती कि इस नए घर में आने की खुशी में माँ के दुख का खोंचा क्यों लग गया। रफू करने से क्या खुशी का दामन बिना निशान छोड़े पहले जैसा हो जाएगा। आंगन का एक कोना माँ को बहुत पसंद था। हर श्रृंगार का पेड़ जब फूल जमीन पर बिछाता तो वो एक एक कर चुनती थी, फिर उनको प्याले में सजाकर मेरे पलंग के पास वाली मेज पर रख देती थी। एक भीनी सुगंध पूरे कमरे में फैली रहती थी। मैंने नज़रें उठाकर देखा। मैली पत्तियों के बीच फूलों की जगह खाली थी। मौसम बीत गया था। पेड़ ने फूल गिराना बंद कर दिया था। माँ आंखें बंद किए उसी तरह सांसें ले रही थीं जिस तरह हफ्ते भर पहले बेसुध पड़ी जीवित रहने का भ्रम दे रही थीं। मेरा मन सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मौसम बदल गया था। ऋचा और प्राची को मैं खत लिखना ही भूल गई। इस बीच याद भी क्या रहा, सिर्फ अपना बचपन और जवान माँ का चेहरा, उनका शक्तिशाली व्यक्तित्व जो भारी मुसीबतों को झेलता किसी चट्टान की तरह अडिग रहा था। उनका यूँ पड़े रहना मुझसे सहा नहीं जाता था। बहुत रोकने पर भी फ़ोन पर बातें करते करते मैं रो पड़ी। प्राची बेचैन हो उठी। ऋचा ने मुझे दिलासा देना शुरू किया कि नानी जल्द ही ठीक हो जाएंगी, मगर मुझे उसकी बातें बहते पानी जैसी लगीं जो यथार्थ की ज़मीन से गुजर जाता है। माँ ने हिंसक शब्दों का प्रयोग न जीवन भर किया था और न ही हमको करने दिया था। हमने अपने अंदर यात्रा करना सीख लिया था, जिसके कारण खुद ही गिरते थे, खुद ही संभलते थे। इस पूरी प्रक्रिया का दूसरों को पता नहीं होता था। माँ का कहना था कि दूसरों से अपना दुख जाहिर नहीं करना चाहिए, उससे मुकाबले की शक्ति इंसान में घटती है। इस सीख ने जहाँ हमको बहुत कुछ दिया था, वहीं बहुत कुछ छीना भी था। दूसरे हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझकर दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे चाची
जो माँ को और ना ही उनके पूरे जीवन को जानती हैं, मगर अपनी कुंठा के कोड़े उन पर बरसाती जाती हैं। माँ की कोमलता कितनी आहत हुई है, इसका जरा भी एहसास जो उनको हुआ हो। 2 दिन बाद ऋचा और प्राची हॉस्टल से लौट आईं। उनका आना मेरे लिए सहारा साबित हुआ। वो नानी के अगल बगल बैठकर उनका बदन सहलाती तो माँ का बदन उनके स्पर्श से सिहर उठता था। उनके आने से चाची अपने कमरे में कैद हो गईं। उन्होंने बेटियों की आंखों में तैरती घृणा को भांप लिया था। मामी अरसे बाद आज दोपहर में सोई थीं। खाना मेज पर लगाकर जब मैं ऋचा और प्राची को बुलाने पहुंची तो दोनों को उन्हीं के अगल बगल सोता पाया। यह दृश्य देखकर मन में विश्वास जागा कि माँ अब पनप जाएंगी। पास जाकर प्राची को जगाया तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसके उठने से ऋचा का हाथ हिला तो उसने भी आंखें खोल दी। मैं उनके मासूम चेहरों को देखकर मुस्कुरा पड़ी। चलो खाना खा लो, कहकर मैंने माँ का माथा छुआ जो बिल्कुल ठंडा पड़ा था। गाल पर हाथ फेरा, वो भी सर्द था। मैं हड़बड़ा गई। पीछे मुड़ी तो मामी को कमरे में आते देखा। माँ को शायद नवासियों का इंतज़ार था। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें मरे 1.5 घंटा गुजर चुका है। मुझे ताज्जुब है कि माँ के इस तरह मुझे छोड़कर जाने पर मेरी आंखों से एक भी कतरा आंसू का नहीं गिरा। भटके मन को चैन आ गया था कि माँ की पीड़ा की लंबी यात्रा का आज अंत हुआ। मगर अंत कहाँ हुआ था? उसने तो मेरे अंदर आसन जमा लिया था। माँ का खाली पलंग देखकर मुझे अजीब लगता था, इसलिए कमरे की सजावट बदल दी गई थी। लड़कियाँ मुरझा गई थीं। मामी की आंखों के कोरे आंसू पोंछते पोंछते कट गए थे। रात का आखिरी पहर था। रोज की तरह माँ के कमरे में मामी दिया जलाए ज़मीन पर लेटी थीं। मैं थके पैरों से चलती हुई दरवाजे पर जाकर रुक गई। हल्की रोशनी में चाची माँ की दराज खोले उसमें हाथ डाले कुछ टटोल रही थी। मैंने आगे बढ़कर बत्ती जला दी। चाची ने चौंक कर मुझे देखा और सन्नाटे में आ गईं। उनका चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था। घबराहट में उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैं क्या हुआ? हड़बड़ाई सी मामी उठ बैठी। क्या ढूंढ रही हैं चाची? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं आपकी मदद करती हूँ। आगे बढ़कर मैंने दराज पूरी खींच ली। उसके दूसरे खाने का ढक्कन उठा तो पूरा दराज मेरे हाथों में था। मैंने दराज चाची के सामने करके उनको घूरा। मामी घबराई सी हमें देख रही थी। लीजिए, देखिए, अच्छी तरह से देखिए। 5 दिनों से बंद मेरी आवाज़ चीख में बदल गई थी। क्या हुआ सुमन? रमेश बदहवास से दौड़े आए। क्या हुआ मम्मी? दोनों लड़कियां मेरे अगल बगल खड़ी होकर चाची को खूनी आंखों से घूरने लगीं। देखिए, अच्छी तरह से इत्मीनान कर लीजिए, कुछ छुपा तो नहीं है। मैंने दराज को चाची के सामने कर दिया, फिर आवेश में आकर दराज फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। मैं तो नन्नू, चाची ने सफाई देनी चाहिए। नन्नू से नहीं, आज मुझसे बात करिए। क्या निकला इसमें? क्या माँ कुछ छुपा कर अपने साथ ले गई हैं? कहिए, अब यही कहना बाकी है। चाची को घूरते हुए रमेश चंद पल खड़े जैसे अपने को रोक रहे हों, फिर सहज चाल से मेरे पास आए और खाली दराज को मेरे हाथ से लेकर दोबारा अलमारी में लगी चाबी घुमाई और मेरी कांपती काया को कंधे से पकड़कर कमरे से बाहर ले गए। लड़कियां परेशान थीं। मामी सिर पर हाथ रख वहीं कमरे में बैठ गईं और मैं किसी को नहीं बता पाई कि माँ उस खाली दराज में क्या रख कर ताला लगाती थीं। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद मार्मिक कहानी संदूक जी। लिखा था नासिरा शर्मा जी ने। उम्मीद है कहानी ने आपके मर्म को भी छुआ होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।